इस क्वेश्चन को बहुत प्यार से समझना है। जो इसको प्यार से नहीं समझेगा वो इसको सॉल्व तो कर ही नहीं सकता, हाँ गलत सलत काम जरूर करेगा। ठीक है, तो पहले इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, इसको समझते हैं, इसको एनालाइज करते हैं, उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जब हम एनालाइज करेंगे तो हमको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलने वाला है, राइट। तो इसको इग्नोर नहीं करना है। चलिए, हमारा क्वेश्चन कहता है द फॉलोइंग पैरामीटर्स ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फिगर बिलो आर अवेलेबल। क्या क्या अवेलेबल है? द एंगल अल्फा विच द इंक्लाइंड प्लेन फॉर्म्स विद द हॉरिजॉन्टल। ये एंगल अल्फा हमको गिवन है, राइट। एंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के, ये देखिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बिटवीन द बॉडी m1 एंड द इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, ये भी दिया हुआ है। अगला इंफॉर्मेशन है द मासेज ऑफ पुली एंड द थ्रेड्स एज वेल एज द फ्रिक्शन इन द पुली आर नेग्लिजिबल, राइट। अगला है अज्यूमिंग both the bodies to be motionless at the initial moment, find the mass ratio m2 by m1 at which the mass m2, पहला पॉइंट है starts coming down, दूसरा है starts going up और तीसरा है is at the rest। तो देखो एक चीज़ हम पहले बता दें कि इसमें फ्रिक्शन के कॉन्सेप्ट का बहुत भयंकर तरीके से माइन्यूटली यूज किया गया है, तो ध्यान रखिए इस बात को। और अब हम इसको चलते हैं एनालाइज करते हैं। मेरा पहला इंफॉर्मेशन क्या है? यह है कि जो पुली का मास है और थ्रेड का मास है वो जीरो है। दूसरी बात, हमारे पुली में फ्रिक्शन भी नहीं है। तो यहाँ पे देखो, क्योंकि थ्रेड का मास जीरो है, इसका मतलब कि इसके हर जगह पर टेंशन सेम होना चाहिए। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर पुली में फ्रिक्शन होता तो क्या ये फैक्ट होता? नहीं। अगर पुली में फ्रिक्शन होता तो इस थ्रेड के दोनों साइड अलग अलग टेंशन हो सकता था। ठीक है, वो हम रोटेशन वाले क्वेश्चन में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अच्छा, यहाँ देखिए, चूँकि इसमें फ्रिक्शन भी नहीं है, मास भी नहीं है, तो हमारा पुली हमारे इस पूरे सिस्टम के मोशन में किसी तरह का कोई रोल प्ले नहीं करता। ये सिंपली अपने थ्रेड के डायरेक्शन को सिर्फ चेंज करने के लिए लगाया गया है, राइट। अब अपने थ्रेड के हर एक पॉइंट पर टेंशन तब फिर क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला पॉइंट देखिए। अगला कहता है कि मान लो कि इनिशियली दोनों बॉडीज कैसे हैं? मोशनलेस हैं, और उसके बाद इस बात के लिए कि मास m2 हमारा नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट कर जाए, उसके लिए m2 बाई m1 की क्या वैल्यू होनी चाहिए। तो देखो बहुत आसान है ये, पहले समझो जरा इसको, बहुत आसान है। एक बात बताओ, चलो मान लो कि इसमें टेंशन है T। मैं थोड़ा पिक्चर यहाँ बना दूँ क्योंकि उसमें हम बना नहीं पाएंगे, है ना। ये ऐसे है, ये देखिए, बहुत अच्छा पिक्चर हम लोग नहीं बना पाते, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये एंगल अल्फा है। अच्छा, हमने मान लिया कि इसमें है टेंशन T, तो भाई टेंशन अभी देखा हमने कि हर जगह टेंशन सेम होगा, है ना। वैसे आप लोग आंख मूंद करके हर जगह टेंशन सेम कर देते हो, लेकिन पहले एनालाइज करना चाहिए हमको कि आखिर हर जगह टेंशन किस किस कंडीशन में सेम होना है। चलिए, तो यहाँ पे देखिए, अब सोचो, मैंने ना अभी देखा शुरू में क्या था? शुरू में ये दोनों मोशनलेस थे, राइट। ठीक, टेंशन कैसा होता है? टेंशन सेल्फ एडजस्टिंग होता है, वो घट बढ़ सकता है। दूसरी बात, यहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा, ऑब्वियस सी बात है, अभी फ्रिक्शन लगा हुआ है तभी तो रुका हुआ है, मोशनलेस है। और ये जो फ्रिक्शन है स्टैटिक फ्रिक्शन है, और ये भी सेल्फ एडजस्टिंग होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन कैसा होता है? सेल्फ एडजस्टिंग होता है। तो चलिए एक थोड़ा सा हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, इमेजिन करते हैं। ध्यान दो, अभी दोनों रुके थे, हमने मास को थोड़ा सा बढ़ाया, m2 को मास बढ़ाया तो क्या होगा? टेंशन बढ़ जाएगा। लेकिन ये जो हमारा m1 मास है उस पर लगने वाला जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो भी अपने आप को एडजस्ट करके थोड़ा सा बढ़ा सकता है। अभी भी है ना, फ्रिक्शन ऐसा बढ़ा कि अभी भी मोशन स्टार्ट नहीं हुआ।
तो धीरे धीरे अगर हम मास को बढ़ाते जाएंगे m2 को, तो क्या हो जाएगा, ये भी अपना स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ता जाएगा। एक केस ऐसा आएगा जब यहाँ पे स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर हो जाएगा। उसके बाद अगर आप मास बढ़ाओगे, उसके बाद अगर आप मास बढ़ाओगे, है ना, तो टेंशन बढ़ेगा, और जब टेंशन बढ़ेगा तो चूंकि अब फ्रिक्शन एडजस्ट नहीं कर सकता, तो ये आपका बॉडी ऊपर जाना स्टार्ट कर जाएगा। तो अगर m1 ऊपर जाना स्टार्ट कर गया, इसका मतलब m2 नीचे आना स्टार्ट कर जाएगा। तो चलिए हम ये मान लेते हैं कि जब मेरा बॉडी m2 नीचे की तरफ आना स्टार्ट कर रहा है या नीचे की तरफ जाने लगा, उस वक्त हमारे स्ट्रिंग में टेंशन है T। तो होना क्या चाहिए बेटा, होना चाहिए m2g माइनस टी मस्ट बी ग्रेटर दैन 0, क्योंकि इसका एक एक्सेशन हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से गिरना स्टार्ट हो जाए। तो ये हो सकता है एक केस। दूसरा जरा बताओ, इसमें चले आओ m1 में। m1 में हमारे साथ क्या हो रहा है कि एक तो इस पर फोर्स लग रहा है m1g, इसका इधर की तरफ कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m1g साइन अल्फा, ये हम सब लोग जानते हैं, है ना। अब उसके बाद जरा देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। अब चूंकि ये नीचे गिर रहा है, तो ये भी जिस एक्सेलरेशन से ये नीचे गिर रहा होगा, उसी एक्सेलरेशन से ये भी ऊपर जाएगा। इतना क्लियर है। तो मेरा ब्लॉक ऊपर जाएगा तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, फ्रिक्शन इधर की तरफ लगेगा। और हमने कहा कि अब मेरा फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन तक आ चुका है। तो मेरे लिए इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, इसका इक्वेशन हो जाएगा T माइनस, है ना, T माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन माइनस ये m1g साइन अल्फा, एंड दैट आल्सो मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये भी ऊपर की तरफ जा रहा है, अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा ये बताओ, ये फ्रिक्शन तो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, और हम लोग क्या पढ़े हैं कि लिमिटिंग फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है वो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल होता है। तो यहाँ देखो ये नॉर्मल हमने ड्रॉ कर दिया यहाँ पर, और ये हो गया हमारा m1g कॉस अल्फा। अब आप कहोगे कि सर पहले क्यों नहीं नॉर्मल ड्रॉ किया, क्योंकि बेटा इसका कोई कंपोनेंट इस प्लेन के अलोंग नहीं होता है, तो इसका इक्वेशन लिखते समय हमको चूंकि इसकी ज़रूरत नहीं थी, तो हमने ड्रॉ नहीं किया था। अच्छा अब बताओ, नॉर्मल और ये दोनों बराबर होंगे, क्योंकि इस प्लेन के परपेंडिकुलर तो किसी भी तरह का कोई मोशन नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हमने इसको लिख दिया कि m1g कॉस अल्फा। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से मेरा क्या निकला, ये निकला T माइनस के m1g कॉस अल्फा माइनस ना, देखिए हमने सिर्फ f की वैल्यू रखा है, और ये था हमारे पास m1g साइन अल्फा, एंड दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आप इसको ऐड कर देंगे, ऐड करने के बाद आपका t कैंसिल हो जाएगा, और जैसे ही t कैंसिल हो गया, आपका जो मतलब क्या कंडीशन था जिसके लिए मास m2 नीचे गिरे वो निकल जाएगा। तो चलो इसको हमने इक्वेशन 2 कह दिया है, और अब की बार हमने इन दोनों को ऐड कर दिया है। बहुत बढ़िया, ऐड किए तो ये पटाख से कट गया, ये आया m2g, और यहाँ पे क्या आ गया, ये आ गया के m1g कॉस अल्फा माइनस m1g साइन अल्फा ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0। अब मैं क्या करता हूँ कि पहली बात तो g को मैं हर जगह से काट सकता हूँ, और यहाँ से मैं इस नेगेटिव वाले टर्म्स को उधर ले जाऊँ, यहाँ हो जाएगा m2, और फिर m1 को इधर, है ना, डिवाइड कर दूँ। दैट शुड बी इक्वल्स टू ग्रेटर दैन इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा के कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा। तो इतना तो हमारे पास बिल्कुल क्लियर है कि अगर m2 बाई m1 के कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा से ज़्यादा हो तो मेरा m2 नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक का तो हमारा हो गया। अब हम चलते हैं पार्ट 2 में। पार्ट 2 में क्या है, पार्ट 2 में भी वैसे ही है,
बस केवल डायरेक्शन बदल गया है ना, मोशन का। बहुत बढ़िया। देखिए ये m2 है आपका, ये t है ना, ये t है। अच्छा वो वाला t, ये वाला t अलग अलग है, हम अलग से चूंकि कर रहे हैं इसको। ये मास m1 है, ये अल्फा है। अच्छा अब बताओ, अगर मास m2 ऊपर जाने लगेगा तो भैया ये इधर की तरफ मान लो एक्सेलरेशन a है सपोज करो, तो ये इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन a आ जाएगा। ठीक है। अब जरा सोचिए, अब पहले जो हमने डिस्कस किया था उसके अनुसार सोचिए, अगर इसको ऊपर लेके जाना है तो इनिशियली क्या था, इनिशियली m2 m1 स्टेशनरी थे। यहाँ तक क्लियर है। उस केस में यहाँ भी एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा था, है ना, टेंशन तो लग ही रहा था। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जीरो भी हो सकता है, उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। हमने क्या किया कि m2 को हल्का सा घटाया, हल्का सा घटाया, है ना। तो होना क्या चाहिए था, टेंशन कम हो जाना चाहिए था। तो इसका जो इस डायरेक्शन में m1g साइन अल्फा कंपोनेंट है, और चूंकि इधर जाएगा तो फ्रिक्शन इधर लगेगा, मैं थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर दूं, है ना, इधर फ्रिक्शन लगेगा। ठीक है। तो ये कंपोनेंट तो फिक्स है, टेंशन आपका कम हो गया, तो होना क्या चाहिए था, नीचे की तरफ इसको जाना चाहिए था। लेकिन मैंने मान लिया कि भाई देखो ये अभी भी मूव नहीं किया, इसका मतलब कि फ्रिक्शन एडजस्ट हो गया, बढ़ गया। वही केस देखो आ रहा है दोबारा से। तो धीरे धीरे जब हम m2 को घटाते जाएंगे, एक केस ऐसा आएगा कि टेंशन इतना कम हो जाएगा कि उस वक्त मेरा फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर हो जाएगा। और तब उससे थोड़ा सा भी अपने मास m2 को घटाया तो बॉडी आपकी नीचे की तरफ, है ना, गिरना स्टार्ट कर जाएगी। यहाँ देखो स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का कितना बखूबी यूज किया गया है इस क्वेश्चन को डिजाइन करने में, आप समझ सकते हैं इसको डिस्कशन से। तो इसके लिए मैं क्या इक्वेशन लिखूं, इसके लिए इक्वेशन लिखूं कि भाई देखो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर हो गया, और ये मेरा इक्वेशन बन गया m1g साइन अल्फा। टेंशन देखो अभी भी इधर की तरफ लगेगा, तो यहाँ लगेगा माइनस टी माइनस लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो ये तो अभी हमने कहा कि m1g कॉस अल्फा, ये होना चाहिए इधर की तरफ। ये कितना होना चाहिए, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0 और एटमोस्ट इक्वल टू 0। इसके लिए अच्छा यहाँ पे क्या होगा, चूंकि टेंशन हर जगह सेम है और ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा, तो मैं यहाँ लिखूँगा t माइनस m2g शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो बेटा इन दोनों को जब ऐड करोगे, इन दोनों को ऐड करोगे तो तुम्हारे पास t वाला जो टर्म है वो कट जाएगा। फटाक से काटो, यहाँ आएगा तुम्हारा m1g साइन अल्फा माइनस के m1g कॉस अल्फा, है ना। अच्छा और भी है शायद यहाँ पर, यह है माइनस m2g और इधर 0 0 a इतना आ गया। थोड़ा सा मैं इसको अप कर दूं। अच्छा ये बताइए जी तो कट जाएगा, जी से सब हटा दीजिए इसको, और यहाँ आ जाएगा आपका साइन अल्फा माइनस के कॉस अल्फा, ये m1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू m2, और इसको आप इधर कर दो तो साइन अल्फा माइनस के कॉस अल्फा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू m2 बाई m1। ठीक है। तो ये कंडीशन आ गया जब हमारा ये जो m2 मास है ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट कर जाए। अब चले आओ तीसरे पार्ट में। तीसरा पार्ट वैसे तो देखने में बहुत आसान है, लग रहा है कुछ है ही नहीं, है ना, लेकिन उसमें भी देखो बेटा समझना है, और उसमें बल्कि ज़्यादा समझना है। अभी जब हम डिस्कशन कर रहे थे तो पहले केस में हमने m2 को मास को क्या किया था, बढ़ाना चालू किया था। क्यों बढ़ा रहे थे, क्योंकि फ्रिक्शन जो है सेल्फ एडजस्टिंग है, यहाँ पे स्टैटिक है इसकी वजह से, और वो 0 से लेकर के लिमिटिंग फ्रिक्शन तक हो सकता था। तो हमने ये कहा कि देखो भाई जो पहले हमने निकाला है ये कंडीशन, इस कंडीशन में क्या था कि हमारी बॉडी जो है नीचे गिर रही थी। अगर मैं मास को इतना ना बढ़ाऊं कि ये कंडीशन फुलफिल हो,
तो तब तक ये क्या हो जाएगा, ये जो फ्रिक्शन है वो एडजस्ट करके इसको रोक के रखेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब हमारा ये हो गया कि एक तो हो जाएगा m2/m1, दिस शुड बी लेस देन k cos अल्फा प्लस साइन अल्फा, है ना, तीसरे के लिए। अब मैं मास m2 को घटा रहा था, घटाते घटाते अब इतना भी ना घटाऊं कि मेरा ये वाला नीचे गिरने लगे। तो कहने का मतलब कि इस केस में देखिए इसका भी उल्टा होना चाहिए आपका। तो ये m2/m1 दिस शुड बी, यहाँ पे लेस देन है तो ये भी ग्रेटर देन हो जाना चाहिए, कितना, साइन अल्फा माइनस के कॉस अल्फा के। अब दोनों इन इक्वालिटी को मिला दोगे तो तुम यही कहोगे कि m2/m1 शुड बी ग्रेटर देन दिस मच बट लेस देन दिस मच। ठीक, और जब m2/m1 m2/m1 की जो वैल्यू है इन दोनों वैल्यूज के बीच में होगा तो हमारा जो स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है अपने आप को सेल्फ एडजस्ट करके ऐसा बनाए रखेगा वैल्यू अपना, जिससे कि ये दोनों मासेस ना तो अप जाए और ना ही डाउन जाए ना, कहने का मतलब m2 ना अप जाए और ना ही डाउन जाए। ठीक है।